So today we will talk about Koru registration process. First of all, what is Koru? Koru is not an acronym. It is just right from an Irish word koir, which means just and proper. Koru is an Irish multi-profession healthcare regulator. If you want to work in Ireland as a physio, then you must get yourself registered with the Koru. तो कोरू के दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में आप कोरू पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स डालते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन आप किस बॉडी के साथ रजिस्टर्ड हैं करंटली, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स गोज इन द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में आपके पास 4 फॉर्म्स जनरेट होते हैं। उन 4 फॉर्म्स का आप प्रिंट आउट लेते हो, उनको नोटरी से स्टैम्प करवाते हो और उनको दोबारा आप सबमिट कर देते हो। अब आते हैं स्टेज 1 की तरफ। स्टेज 1 में सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, फादर नेम, योर एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग गोज इन द पर्सनल डिटेल्स। सेकंड पे आता है क्वालिफिकेशन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। क्वालिफिकेशन में आपने अपनी प्लेसमेंट्स लिखनी होती हैं। सो व्हाट आर प्लेसमेंट्स? प्लेसमेंट्स आपकी स्टार्ट होती हैं 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स अप टिल 10th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर में आपकी हिस्ट्री टेकिंग होती है। 6th सेमेस्टर में आपका सिस्टमिक रिव्यू होता है। 7th सेमेस्टर में आपका मैनुअल, 8 में न्यूरो, 9th कार्डियो, 10th गायनी प्लस स्पीड्स। अब ये हर हॉस्पिटल का अपना एक शेड्यूल होता है कि वो किस तरह से प्लेसमेंट्स करते हैं, वो आप अपने हॉस्पिटल से पूछ सकते हो। अब प्लेसमेंट्स के अंदर आपने लिखना क्या है? प्लेसमेंट्स के अंदर आपके पास 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 आपकी मेन ड्यूटी, सेक्शन 2 आपका स्किल एंड नॉलेज गेन। मेन ड्यूटी में लेट्स से 5th सेमेस्टर में आपकी मेन ड्यूटी थी हिस्ट्री टेकिंग। उसका स्किल एंड नॉलेज गेन, आपने क्या नॉलेज गेन किया है हिस्ट्री टेकिंग से। लेट्स से आप कह सकते हो कि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करना आ गया है हिस्ट्री टेकिंग के बाद। अब स्किल एंड नॉलेज गेन में आप केस स्टडी भी इंक्लूड कर सकते हैं। केस स्टडी, व्हाट डज केस स्टडी मीन्स? केस स्टडी मीन्स आपने कोई ऐसा रेयर केस देखा है जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपने उस केस स्टडी से एक अच्छी स्किल या एक अच्छा नॉलेज गेन किया है, तो आप वो केस स्टडी भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब उस केस स्टडी को आपने सोप नोट्स की फॉर्म में लिखना है। सोप नोट्स, आई एम श्योर आप सबको पता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, दीज थिंग्स गोज इन द सोप नोट्स। मेन ड्यूटीज की तरफ आते हैं। मेन ड्यूटीज मीन आपकी प्लेसमेंट आईसीयू में है। आपकी मेन ड्यूटी क्या थी आईसीयू के अंदर? उसका स्किल एंड नॉलेज गेन, लेट से आपने सीपीआर कह सकते हो, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट कह सकते हो, ये आपने स्किल्स और नॉलेज गेन किया है आईसीयू के अंदर जाके। इसी तरह आपने न्यूरो, कार्डियो, गायनी, जितने भी वार्ड्स हैं वहाँ जाके आपकी मेन ड्यूटी क्या थी और आपने वहाँ से क्या स्किल और नॉलेज गेन किया है। सो एवरी प्लेसमेंट हैज़ अ सेपरेट ड्रॉप डाउन मेन्यू। कितने आवर्स की प्लेसमेंट थी आपकी, आपका सुपरवाइजर का नेम। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड जिस सेमेस्टर में जो सुपरवाइजर था, आपने सब सुपरवाइजर को अलग अलग मेंशन करना है। सो आवर्स, सुपरवाइजर नेम, पार्ट टाइम और फुल टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए आपकी प्लेसमेंट थी, आप पार्ट टाइम कर रहे थे या फुल टाइम कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी क्या थी, लाइक आप 1 वीक में कितनी दफ़ा हॉस्पिटल में आपकी प्लेसमेंट हुई है, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, वो लिखना है आपने। सुपरवाइजर वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए भी है क्योंकि आपने अपने सुपरवाइजर का सिर्फ नाम नहीं लिखना, आपने अपने सुपरवाइजर से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए आपने बड़े ध्यान से सुपरवाइजर का नाम लिखना है और उसी सुपरवाइजर का नाम लिखना है जो आपको सुपरवाइज कर रहा था स्पेसिफिक वार्ड के अंदर। यही प्लेसमेंट पैटर्न आपने डीपीटी में लिखना है। सेम प्लेसमेंट पैटर्न आपने यूज़ करना है अपने एमएस के लिए। अब आते हैं आपके एक्सपीरियंस की तरफ। सो आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है आपकी हाउस जॉब से। हाउस जॉब के अंदर आपका सुपरवाइजर कौन था, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, लाइक आप 5 डेज अ वीक काम करते थे, 7 डेज अ वीक काम करते थे, प्लस फुल टाइम था, पार्ट टाइम था। ओके, सो इसको आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू कोरू स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी। इसके अंदर आपकी कोई वर्ड लिमिट नहीं है। इसके अंदर आप केस स्टडी इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट एनी वर्ड लिमिट्स। आप लिख सकते हो कि आपकी मेन ड्यूटी क्या थी, आपका नॉलेज और स्किल गेन क्या था। हाउस जॉब के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी मोडेलिटीज़ की इंफॉर्मेशन, जैसे टेंस, आईएफसी, शॉर्ट वेव, जो जो मोडेलिटीज़ आपने यूज़ की हैं उन मोडेलिटीज़ को आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है। अब आगे आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। आप किस बॉडी के साथ रजिस्टर्ड हैं? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पेप्टा है, एएचपीसी है। अगर आप एचसीपीसी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट अगर आप पेप्टा या एएचपीसी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपको पेप्टा और एएचपीसी से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आप अपना आइट्स यूज़ कर सकते हैं, पीटीए यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है और आप कोई एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी निकलवा के दे सकते हैं।
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एचसीपीसी एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन कोरू अभी तक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को एक्सेप्ट कर रहा है, सो दिस इज अ प्लस पॉइंट। आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेके सबमिट करवा सकते हैं। सो अब आते हैं स्टेज 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। आपकी प्लेसमेंट्स में सुपरवाइजर का रोल क्या है। जो जो प्लेसमेंट्स आपने लिखी हैं उसका जो सुपरवाइजर होगा 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 10th सेमेस्टर तक, आपका वो सुपरवाइजर वेरीफाई करेगा। प्लेसमेंट्स के फॉर्म्स जनरेट होंगे, वो फॉर्म्स आपने निकलवा के खुद भी कोरू को मेल करने हैं और अपने सुपरवाइजर से भी कोरू को मेल करवाने हैं। कोरू ऐसे ही उसको वेरीफाई करेगा। एक्सपीरियंस, अब जो आपने एक्सपीरियंस लिखा है और उसमें जो आपका सुपरवाइजर है वो भी कोरू को मेल करेगा। और जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा आपने उससे कोरू को मेल करवानी है। आपका एम्प्लॉयर भी कोरू को मेल करेगा और आप खुद भी कोरू को अपने फॉर्म्स मेल करेंगे। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। इफ इट्स नॉट देन यू कैन कमेंट बिलो और आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट, कोर्स करिकुलम, क्लिनिकल आवर्स सर्टिफिकेट है। क्लिनिकल आवर्स मैक्सिमम आपके 1000 आवर्स होने चाहिए। ये चारों आप खुद भी सबमिट करवाएंगे और आपकी यूनिवर्सिटी भी कोरू को मेल करेगी। आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल जाना बहुत ज़रूरी है टू वेरीफाई ऑल द इंफॉर्मेशन। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट भी आपको रिक्वायर्ड होगा। अब आते हैं स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2 में आपके पास 4 फॉर्म्स जनरेट होते हैं। नंबर 1 S38, नंबर 2 ई वेटिंग फॉर्म, नंबर 3 statutory declaration about your registration and number 4 proof of professional practice form। इन चारों फॉर्म्स का आपने प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवा के आपने नोटरी से स्टैंप करवाना है और इसको दोबारा सबमिट करवा देना है। लेट मी रिपीट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्लीज़ 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 आपने अपने सुपरवाइजर्स जो भी आपके होंगे आपने बड़ा केयरफुली उनका नाम लिखना है और आपने अपनी प्लेसमेंट्स, अपना जॉब एक्सपीरियंस, अपना जो भी होगा आपने अपने सुपरवाइजर्स और अपने एम्प्लॉयर से कोरू को मेल करवाने हैं। सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट आपने इसको स्किप नहीं करना, अदरवाइज आप स्टक हो जाएंगे। तो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज पार्ट्स 4 महीने इंतज़ार करें। बीच में कोरू को जो भी आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कोरू आपको मेल कर देगा। सो इस सारे प्रोसेस में फ़ीस कितनी है। कोरू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टोटल 540 यूरोस चाहिए होते हैं। उनको आप PKR में कन्वर्ट कर लो तो जो भी आपकी अमाउंट बनती है आज की डेट में, प्लस बाकी डॉक्यूमेंटेशन और उस पर आपके जो भी पैसे लगते हैं वो अलग से हैं। आई होप and I am sure that this video is gonna be very helpful. If you need any information, if you need anything from me, just comment down below. मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। प्लीज़ 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 मुझे DM नहीं करना आपने, मेरे पास इतने DMs होते हैं, मैं आपको DMs में आंसर नहीं कर पाऊँगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।